और हम तो क्या कि हम तो वैसे ही कवि सम्मेलन में, मैं सच बताऊं, ये हमारी सीरीज का अंतिम कवि सम्मेलन है। आज से थोड़े दिन पहले मुफस्सलाल जी का फोन आया, खेच खेच खूच 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 खेच खाच खींच। बोला कुलदीप कवि सम्मेलन आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा भाई साहब। बोले क्या व्यवस्था कर दूं? मैंने कहा टेंशन मतलब आप तो बताओ कवि कौन कौन है। बोले देश के बड़े कवि हैं, तबस्सुम अस्क है, विजय विचित्र है, देवेंद्र वैष्णव है, तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था कर दूं? मैंने कहा टेंशन मतलब देवेंद्र वैष्णव जी बड़े संयोजक है, बड़े कवि है, उनका बजट ज्यादा होता है, मेरे को उनसे मात्र 500 रुपए कम दे देना। बोला आ जाओ, वो 500 में आ रहे हैं। कई बार दिक्कत ये, अकेले मत बजाओ, जाकर यहाँ तो सब बजाओ, यहाँ कोई मत बजाओ, ऐसे भी कर लेंगे अपन, बगैर ताली का भी होता कवि सम्मेलन देश में। कोई टेंशन वाला मामला नहीं है साहब। पैसा वैसे मायने नहीं रखता है, हमारे लिए मायने रखता है आपका प्रेम। और मैंने क्या कहा कि मैंने कुलदीप रंगीला ने आज से 10 वर्ष पहले अपने जीवन में जब कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया था, कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी मुफतलाल जी, तो पहला कवि सम्मेलन अगर कहीं पड़ा था तो आपके वृंदावन में पड़ा था। उस कवि सम्मेलन में मुझे कोई बहुत बड़ा लिफाफा नहीं मिला था साहब। उस कवि सम्मेलन में मुझे मात्र 500 रुपए का लिफाफा मिला था। आज आप हिंदुस्तान के बड़े मंचों पर जाते हैं, संस्कृति विभाग के कवि सम्मेलन पढ़ते हैं, हमें 20,000, 30,000, 50,000 तक के लिफाफे मिलते हैं। लेकिन सच कहूं, उस 500 रुपए के लिफाफे की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। और बाबूलाल जी, जिस समय वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय संकल्प लिया, उसी समय कसम खाई कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। क्यों अकेले मेहनत कर रहे हो? ताली तो बज नहीं रही है। वो नहीं है, जरा ढंग से बजा, मूड में आ जाओ। अभी तक जो हुआ सो हुआ। क्या होता है, एक ढंग की फिल्म देखना ना तो अपने को एक ले जाओ इनको साथ में यार। इस उम्र में भी दादा कविता पढ़ रहे हैं, आपके सास को प्रणाम करता हूँ, मत उठाओ उंगली। अभी तो आपके खुद के उठने का टाइम हो गया है और आप उंगली उठा रहे हो। प्रणाम करता हूँ। दादा दोनों हाथ जेब में डालते हुए इस प्रकार जा रहे हैं जिस प्रकार शतक मारने के पश्चात सचिन तेंदुलकर अपने गंतव्य स्थान पर गया हो। बाबूलाल जी के लिए घनघोर तालियां बजाइए, शानदार प्रदर्शन। ये आनंद है साहब। ये 4 पंक्ति आप। और ये मंच तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है मुफतलाल जी, हम रेगुलर लगातार कवि सम्मेलन पढ़ते हैं। इस कवि सम्मेलन में ये नेता, उस कवि सम्मेलन में वो नेता, यहाँ पे फलाने नेता, यहाँ फलाने विधायक, यहाँ फलाने सांसद। लेकिन वो मंच सर्वाधिक पवित्र होता है जिस पे कोई नेता ना हो। ये मंच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई नेता नहीं हो। नेता क्या, हमारा देश का नेता बड़ा विलक्षण होता है दादा। क्या बात है। जब भजन संध्या में जाता तो उससे बड़ा कोई धार्मिक नहीं, जब कवि सम्मेलन में आता तो उससे बड़ा कोई साहित्य अनुरागी नहीं। ये नेताओं की स्थिति है। कुछ पंक्ति नेता के ऊपर पढ़ना चाहता, मैं धीरे धीरे अपने रंग में होगा। कोई हम तो मस्ती में जीने वाले लोग हैं। और वैसे भी 2 साल तो हमारे जीवन में आए ही नहीं। 2 साल हमारे कोरोना में गए। जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। ये तो बजा नहीं रहे साउंड वाला, आप ही बजा लेना है। जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। मैं तो टेंशन में आ गया था कि ऐसा ना हो कि आने वाली संतान हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। ये हालत हो गई थी साहब। लेकिन एक टिप्पणी कुलदीप रंगीला कर देना चाहता है कि आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन कोरोना काल ने हमें सिखा दिया इन 2 वर्षों ने कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, मकान के बिना रह सकता है। मेरे भाई, आदमी अगर नहीं रह सकता है तो आदमी आदमी के बिना नहीं रह सकता है। ये हमने इन 2 वर्षों में सीखा है। ये पीड़ाएं झेली हमने। और कोरोना काल के बाद में अचानक कवि सम्मेलन खुले तो कैसे ऐसे कुर्सियों को ही सुना ले दे के 5-25 बचे थे, 2-4 इन्होंने भगा दिए, 5-7 बचे हैं। ये हालत हो गई है कवि सम्मेलन के भी। एक कवि सम्मेलन में हम गए, आयोजक का नाम प्रेमनाथ तिवारी। और तिवारी जी ने कवि सम्मेलन सिर्फ इसलिए आयोजित किया क्योंकि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर तिवारी जी ने थोड़ी सी लगा के मंच पे आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब भी मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। तो सारे कवि टेंशन में। अब पेमेंट खतरे में फंसा। अब पेमेंट चाहिए तो सारे काम छोड़ो। ये वीरस के कवि वीरस की कविता ही भूल गए। यहाँ तो पेमेंट उलझा। कवित्री संगार सुनाती है, गीत गजल भूल गई। तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़नी, पेमेंट खतरे में फंसा।
8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी, आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकते। तो भैया वो तिवारी जी टेंशन में आ गए। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को बोली, खास से आनंद लो। स्वागत के घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला न डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा। वाह वाह। पीली टोपी वाला भैया है ना, तुम मेरे को श्रद्धांजलि तो दे नहीं रहो। मैं भी खड़ा होकर कप कपाते हुए पढ़ रहा हूँ। इसी के बीच में बाबूलाल जी दोनों हाथों से हाथों को जोड़ के हमारी तरफ इस प्रकार आ रहे हैं जैसे प्रवचन देने के पश्चात बापू आसाराम अपने गंतव्य स्थान पर आकर के बैठ रहे हो। इनके लिए जोरदार तालियां, शानदार प्रदर्शन। और ये दादा ने पीछे हाथ घुमाया और आकर के अपने स्थान पर बैठे हैं। अब इन्हें बड़ी अथक शांति प्राप्त हुई है। मैं चाहता हूँ कि एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। और आइए इस गोत्र का एक छंद और गनीमत से क्या आ गए आगा। नहीं तो मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही है कि इनके दिल में जो अरमान था वो अरमान तो गया, जवानी का जो तूफान था वो तूफान तो गया। आंखों की रोशनी, पेट की आंत और मुंह के दांत, इनका भरोसा नहीं कब निकल जाए, इनका आधा सामान तो गया। ये सच्चाई है साहब। लेकिन मैं बताऊं, आप तो मस्ती के मूड में सुनो, कोई लोड नहीं है। लेकिन ये जो कवि सम्मेलन है, ये आपका श्रेष्ठ कवि सम्मेलन है, क्योंकि इसमें श्रोता भी हैं, वो सब श्रेष्ठ हैं। और आपने जिन कवियों को भी बुलाया सब लोकप्रिय कवि हैं। लोकप्रिय कवि वो नहीं होता है साहब जो लोगों को प्रिय है, लोकप्रिय कवि वो होता है जिसको लोकी प्रिय है। इन समस्त कवियों को लोकी प्रिय है। मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन। बेटा बजाना मत है ना, फिर तुम निपटना तीनों, है ना। निवेदन कर देना चाहता हूँ। मंच पे बोलते बोलते कई बार हमसे गलतियां हो जाती है साहब। हम मंच में खड़े होते हैं, कविता के बीच में बोलते हैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, निवेदन कर देना चाहता हूँ, निवेदन कर देना चाहता हूँ। आदत ही पड़ जाती है। कवि को आदत पड़ गई, वो चाय की दुकान पे गया, बाबूजी चाय वाले से बोल रहा है निवेदन कर देना चाहता हूँ कि 1 कप चाय ला के दे। पान की दुकान पे जाए तो वहां निवेदन कर रहा हो, निवेदन कर रहा हूँ कि 1 पान बना दे। नहीं, इतनी देर में पत्नी ने फोन लगाया, खेच खेच खूच 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 खेच खाच खींच। कहाँ हो? बोले निवेदन कर रहा हूँ। बोले 10 दिन हो गए घर से गए हुए, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो यहाँ आवेदन कोई दूसरा कर जाएगा। ताली बजाओ, अपन आगे बढ़े यार। मतलब क्या है? हालत ये हो गई है, मैं निवेदन नहीं करता। आइए साहब, एक बात पूछता हूँ, बताओ न नेताजी, आओ न नेताजी, क्या शर्म तुम्हें आती नहीं। और बंदा आप तक पहुंचा था। मैंने क्या कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन दादा होता है लाल किले की प्राचीर पर, जिसका पूरा बजट होता है 65 लाख रुपए। देश का हर छोटे से छोटा कवि और बड़े से बड़ा कवि यह स्वप्न देखता है कि एक बार जाकर उस लाल किले की प्राचीर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। लेकिन साहब मथुरा वालों, आपके आशीर्वाद से उस लाल किले के कवि सम्मेलन में आपका अपना बेटा ये कुलदीप रंगीला आपके आशीर्वाद से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3-3 बार गया है। कविताएं सुनने के लिए। आप क्या समझ रहे हो? पढ़ने के लिए बुलाएंगे? उनके चोकटे ढंग के होते हैं, पढ़ने वाले अलग होते हैं। ज्यादा लोड नहीं लेना अपने को। मैंने क्या कहा, केवल अपन मस्ती में जीने वाले लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिसकी हस्ती जिंदा है, ये भी हो गया होगा पिछले 5 कवि सम्मेलन में। लास्ट में करो तो ये परेशानी कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। और कुछ लोग इसलिए कुछ सुमड़ों को देख के ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं वो नहीं हुआ है। कुछ सुमड़ों को देख के लगता है कि जबरदस्ती जिंदा है, और आधे कवि हिंदुस्तान में इसलिए जिंदा है क्योंकि डॉक्टर सुरेश अवस्थी जिंदा है। आपने ताली बजाई, लेकिन सुरेश अवस्थी जी को आप जानते नहीं हो। जो जानते हैं वो बजा नहीं रहे हैं। सबकी अलग अलग है। ये नहीं हुआ था ना, इसलिए अपन अपनी तरफ से जोड़ देते हैं बाबूजी, है ना।
के आए थे वोट मांगने कल मेरे द्वार पे, बोले थे आऊंगा मैं तुम्हारी पुकार पे, पाँवों को चूमते कभी हाथों को जोड़ते, वादों की श्रेणियों में नई बात जोड़ते, अब जीत गए मुंह तो दिखाओ न नेताजी, आओ न नेताजी, क्या शर्म तुम्हें आती नहीं। और साहब एक व्यंग और देता हूं कि तुमने किया वोटर के भरोसे का खात्मा, उजले तुम्हारे वस्त्र हैं, काली है आत्मा, कल तुम खड़े थे हाथ जोड़ मेरे द्वार पे, अब घूमते हो काली कमाई की कार में, गाड़ी में अपनी हमको घुमाओ न नेताजी, आओ न नेताजी, क्या शर्म तुम्हें आती नहीं। आइए मित्रों, क्योंकि समय हो चुका है, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप पूरे सन्नाटे के साथ मेरे को विदा करें। कोई ताली नहीं बजाएगा। मैं अपने जीवन की सबसे अमूल्य कविता, बाबूजी आप तो बिल्कुल मत बोलिएगा, अपने जीवन की सबसे अमूल्य कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। केवल 2 अक्षरों की कविता है और वो कविता है थैंक यू।